हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जनवरी 2024 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक इसके 5 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है, छठा लेक्चर, जो कि सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक की शुरुआत के साथ ही। और शुरुआत के पहले जान लेते हैं इसके कि टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या इसके बिंदुओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे पहला आता है, भारत में समाजवाद के संदर्भ में पढ़ा जाएगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, संक्षिप्त सुर्खियों के अंतर्गत जेंडर आधारित हिंसा, जेंडर आधारित हिंसा के साथ अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, और प्रेरणा प्रोग्राम घुमंतु, विमुक्त, गेमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के संदर्भ में ये टॉपिक को कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपको बता दें कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ इसकी प्राप्त हो जाएगी। पहला टॉपिक आता है भारत में समाजवाद। भारत में समाजवाद को मतलब इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आखिरकार ये जान लेते हैं कि समाजवाद होता क्या है। समाजवाद के संदर्भ में जानते हैं कि समाजवाद वो होता है जो एक ऐसे समाज की स्थापना की परिकल्पना करता है जो सभी व्यक्ति के जीवन के विविध क्षेत्रों, जो कि आर्थिक, सामाजिक में समानता का अनुभव कर सकें, उसे समाजवाद कहा जाता है। समाजवाद को देखा जाए तो ये दो तरीके का होता है। पहला तो होता है क्रांतिकारी या मार्क्सवादी समाजवाद, और दूसरा होता है विकासवादी समाजवाद। मार्क्सवादी समाज अब क्या होता है? यह समाजवाद वह वैसा इस तरीके का समाजवाद होता है जो निजी संपत्ति को समाप्त कर देना चाहिए और सर्वाहारी वर्ग में तानाशाही स्थापित करके हिंसक क्रांति द्वारा समाजवाद लाया जाता है। और दूसरा समाजवाद होता है एक विकासवादी समाजवाद, जिसके तहत ऐसा माना जाता है कि समाजवाद लाने की आकांक्षा वाली सामाजिक ताकतों को ऐसी नीतियां बनाने में राज्य के अंगों की मदद करनी चाहिए जो उद्देश्यों में समाजवादी हो, साथ ही उन्हें कार्यान्वित भी करवाना चाहिए। तो ये समाजवाद के संदर्भ में। अब समाजवाद और इसके डिफरेंसेस को जान लिया, तो अब जान लेते हैं कि प्रमुख समाजवादी नेताओं के बारे में। तो प्रमुख समाजवादी नेताओं में रहे आपके आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ये समाजवादी नेता रहे। आचार्य नरेंद्र देव ने बैनी, समस्तीपुर, बिहार में एक किसान रैली को संबोधित किया था, और आचार्य नरेंद्र देव के इस संबोधन ने कर्पूरी ठाकुर को स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवादी राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित किया हुआ था। तो ये समाजवाद के संदर्भ में है। चलिए तो जानते हैं कि हालिया के संदर्भ में क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है। कि हाल ही में राष्ट्रपति ने प्रख्यात समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की हुई है। तो समाजवाद के संदर्भ में जाना कि ये प्रसिद्ध समाजवादी रहे हैं, जो प्रमुख नेता रहे थे। कौन नेता रहे थे? आचार्य नरेंद्र देव, जो कि इनके कहने पर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में ये मतलब कि इनका जो संबोधन किया गया था, तो यह स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए इनको आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा प्रेरित किया गया था। भारत में समाजवाद के प्रति कर्पूरी ठाकुर के योगदान के बारे में जानें कि पहला आता है सामाजिक न्याय के संदर्भ में। इन्होंने लोक जीवन नियोजन और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ी जातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, जो कि पिछड़े समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु पिछड़ी जातियों को 2 भागों में विभाजित किया हुआ था, और इस वर्गीकरण को कर्पूरी फॉर्मूला के नाम से लोकप्रिय हुआ था। इसका विभाजन मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में एक मंच के तौर पर तैयार किया गया था, जिसके तहत महिलाओं को 3% आरक्षण और उच्च जाति के गरीब वर्गों को 3% आरक्षण को लागू किया गया था। हालांकि इस व्यवस्था को बाद में न्यायपालिका ने रद्द कर दिया था, और उन्होंने 1978 में बिहार में पंचायती राज चुनाव आयोजित किए, और इसके जरिए कर्पूरी ठाकुर ने ग्रामीण सत्ता की संरचना में पिछड़ी जातियों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, और इसके बाद 2001 में बिहार में पंचायती राज चुनाव हुए थे। शिक्षा के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने वंचित लोगों को आगे बढ़ाने के सक्षम बनाने के लिए स्कूली छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त किया। ईसाई मिशनरियों स्कूलों में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के लिए फीस समाप्त कर दी। इनके द्वारा ये शिक्षा के संदर्भ में इनसे कुछ सुधार किए गए।
अन्य सुधार के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने 1970 में बिहार को पूर्ण शराबबंदी लागू करने का श्रेय भी कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाता है, इसके संदर्भ में आता है। भारत में समाजवादी राजनीति के योगदान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद को जानते हैं। आज़ादी के पहले उपनिवेशवाद विरोधी समानता, सामाजिक न्याय जैसे समाजवादी आदर्शों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक वैचारिक ढांचा प्रदान किया था। समाजवादी नेताओं और संगठनों ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में श्रमिकों, किसानों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को जमीनी स्तर पर संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। आज़ादी के बाद इसने संवैधानिक के तौर पर देखा जाए तो संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के आदर्श समाजवादी सिद्धांतों से प्रेरित रहे। लोकतंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में समाजवादी नेताओं, दलों और आंदोलनों के कारण क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ था और जिन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई थी। समाजवादी दलों और आंदोलनों ने राज्य की जवाबदेही को सुनिश्चित करने वाली प्रमुख सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को लगातार आलोचना की और उनके सुधारों पर जोर दिया हुआ था। आर्थिक नीति के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें समाजवादी नीतियों में इस्पात, ऊर्जा, भारी उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास में राज्य की भूमिका पर जोर दिया और इन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महानपोलिस मॉडल का विकास हुआ और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निर्माण किया गया। सामाजिक कल्याण के संदर्भ में देखा जाए तो यह समाजवादी सिद्धांतों ने कमजोर और हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए विविध कल्याणकारी योजना कार्यक्रमों की शुरुआत के लिए प्रेरित किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आरक्षण नीतियां इसके अंतर्गत आती हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन जैसे विभिन्न समाजवादी आंदोलन ने न केवल वंचितों के लिए सीधा लाभ पहुंचाया बल्कि देश की नीतियों और भूमि सुधार से जैसी योजनाओं को भी प्रभावित किया हुआ है। अब वर्तमान में समाजवाद की क्या प्रासंगिकता है, इसके संदर्भ में देखते हैं। पहला तो आता है आर्थिक असमानता का होना। आर्थिक असमानता के संदर्भ में देखा जाए तो जैसे धन का पुनर्वितरण, बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की गारंटी आदि पर जोर देने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो अनिवार्य कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और प्रगतिशील कराधान नीति आर्थिक क्षेत्र में समाजवादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है। पूंजीवाद से जुड़े मुद्दे के संदर्भ में देखा जाए तो समृद्धि का बाजार संचालित मॉडल कई प्रकार की समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें श्रम बल का शोषण होना, पर्यावरण को नुकसान आदि इसके अंतर्गत आता है। ऐसे संदर्भ में समाजवादी व्यक्तिगत लाभ से ऊपर सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक विकल्प साबित हो सकता है। अनिवार्य सामाजिक न्याय को देखा जाए तो इसमें जातिगत भेदभाव, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच में असमानता जैसे सामाजिक मुद्दे राज्य की नीतियों में समाजवादी सिद्धांतों को शामिल करने की जरूरत को प्रकट करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। वर्तमान में समाजवाद के समक्ष चुनौतियों को देखा जाए तो इसमें एलपीजी का सुधार जो कि आपका 1990 के दशक में हुआ था, जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का यह उस टाइम पे सुधार हुआ था। उस टाइम पर आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया था, जिसमें अतीत की समाजवादी नीति को अधिक बाजार उन्मुख दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण के परिणामस्वरूप वैश्विक बाजार को भाग लेने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता पर भी अधिक जोर दिया गया था। इसके प्रतिकूल आर्थिक उदाहरण को देखा जाए तो एलपीजी सुधारों में पूर्ण समृद्धि दर जो थी वह 4% थी, जो कि स्थिर थी। इसे कुछ विद्वानों ने हिंदू ग्रोथ रेट भी कहा हुआ था। इस युग में के दौरान आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों में लाइसेंस, कोटा, परमिट राज की व्यवस्था की गई, जिसके परिणाम स्वरूप रेंट सीकिंग गतिविधियों का चलन हुआ और पीएससी ने भी अकुशल प्रदर्शन किया हुआ था। राजनीतिक के संदर्भ में इसके अंतर्गत मजबूत क्षेत्रीय दलों के उद्भव के कारण एक दल के प्रभुत्व में कमी आई। सामाजिक सांस्कृतिक के संदर्भ में मध्यम वर्ग ने भौतिक समृद्धि के लिए बढ़ती हुई व्यक्तिगत आकांक्षाएं समाजवाद द्वारा प्रेरित सामूहिक कल्याण की अवधारणा के साथ असंगत बन गई थी। आगे की राय में देखा जाए मतलब कि इसको और सही तरीके से लागू करने के संदर्भ में कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला तो एक कि बाजार अर्थव्यवस्था के साथ संतुलित समाजवाद स्थापित करना, जो कि समावेशी और सतत विकास के लिए राज्य के हस्तक्षेप और बाजार तंत्र के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करना चाहिए। दूसरा आता है सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता को मजबूत करना, जो कि पारदर्शिता बढ़ाकर, जवाबदेही में सुधार लाकर और लाल फीताशाही को कम करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए।
और तीसरा सुझाव आता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद को प्रोत्साहन देना, जिसके अंतर्गत राज्य की नीतियों में विविध आवश्यकताओं आकांक्षाओं को दर्शाने के लिए नीति निर्माण में भागीदारीपूर्ण निर्णय लेना और नागरिक सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के बारे में। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता की एक संसदीय पैनल ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की धीमी गति को रेखांकित किया हुआ है। चलिए तो जानते हैं सबसे पहले इस योजना की शुरुआत कब हुई थी और इसका क्या विजन है और इसका क्या उद्देश्य है और कितना लक्ष्य प्राप्त करने का एक टारगेट रखा गया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य 500 से अधिक जनजातीय आबादी वाले 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजातीय आबादी वाले 36,428 गाँवों को एकीकृत विकास करना है। यह योजना जो है जनजातीय उपयोजना के लिए एक विशेष केंद्रीय सहायता को संशोधित संस्करण होता है, जिसके तहत जनजातीय लोगों के विकास और कल्याण के लिए अधिसूचित अनुसूचित जनजाति वाले राज्यों को धन प्रदान किया गया था, इसके अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य ग्राम विकास योजनाएं तैयार करना है, अनुसूचित आबादी तक केंद्र एवं राज्यों की योजनाओं को अधिकतम लाभ पहुंचाना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अवसंरचना में सुधार करना होता है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसमें एकीकरण और अभिसरण से अभिप्राय उस चीज़ से होता है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं मिलाकर 58 योजनाओं को मिला दिया गया और इन योजनाओं में अनेक कमियों को दूर करने के लिए अनुसूचित जनजाति घटक मौजूद है, इसके संदर्भ में ये रहा है। स्मरणीय तथ्य के तौर पर देखा जाए तो इस योजना की जो अवधि है वह 2021 से 2026 तक की है और यह केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें योजना के कवरेज को देखा जाए तो ये सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और जहां पर अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की आबादी रहती है और लागू करने वाली संस्थाओं के संदर्भ में देखा जाए तो यह संबंधित राज्य सरकारें इससे संबंधित होती हैं। योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियों के बारे में देखा जाए तो पहला आता है निधि आवंटन में देरी होना। इस योजना के कार्यान्वयन को 2 वर्ष पूरे हो गए, जिसमें अभी तक कुल स्वीकृति गांवों में 40% से कम गांवों में एक निधि जारी की गई है। दूसरा आता है निश्चित समय सीमा का अभाव होना, ग्राम विकास योजनाओं में स्वीकृति की निम्न दर होना, कार्यान्वयन दिशा निर्देशों या मानक संचालन प्रक्रिया का अभाव होना, विशिष्ट डेटा का अभाव होना इसके अंतर्गत आता है। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पहला आता है दिशा निर्देशक मानक प्रक्रिया को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जनजातीय ग्रामों में एक एकीकृत विकास से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करने चाहिए। गांवों के चयन से संबंधित मानदंडों की समीक्षा करना, कार्यान्वयन की निगरानी करना, जो कि जिला या मंडल स्तर पर आवश्यक सहायता प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। विश्वसनीय डेटाबेस का निर्माण और रखरखाव करना, जो कि अलग अलग राज्यों में पीबीटीजीज की स्थिति और कार्यान्वयन विकास योजनाओं से संबंधित डेटाबेस की रखरखाव जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रूप से किया जा सकता है, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है संबंधित सुर्खियां, जिसमें पहली आती है जेंडर आधारित हिंसा का होना, कि जेंडर आधारित हिंसा से निपटने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर राष्ट्रीय कार्यशाला योजना का आयोजन किया गया। यह जो कार्यशाला है वह जेंडर आधारित हिंसा से मुक्त पंचायतें, जहां पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक हैंडबुक का विमोचन किया गया। चलिए तो जानते हैं जेंडर आधारित हिंसा से निपटने के लिए जो पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में क्या इसकी भूमिका रही है। पहला तो आता है कि जेंडर आधारित योजना सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना में महिलाओं से जुड़े मुद्दों या समस्याओं को शामिल करना होता है। कमजोर या हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए कानूनी साक्षरता, परामर्श सेवाओं आदि को बढ़ावा देना है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला सभा का आयोजन करना, महिलाओं के लिए कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना, निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व का प्रशिक्षण करना, सुरक्षा ऑडिट के जरिए महिलाओं और लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना, जेंडर आधारित हिंसा से निपटने में नागरिक समाज या सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ एकीकरण को मजबूत करना है, तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख है इसकी भूमिका है। ग्रामीण भारत में जेंडर आधारित हिंसा को रोकना आखिर क्यों आवश्यक है, इसके संदर्भ में भी तर्क को देख लेते हैं। पहला तो आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा जैसी गंभीर समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत जेंडर आधारित हिंसा को रोकने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है, जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर कन्वेंशन, बाल अधिकारों पर कन्वेंशन, इसमें वैश्विक स्तर पर किया गया।
और सतत विकास लक्ष्य जिसका टारगेट रखा गया उसके अंतर्गत भी सतत विकास लक्ष्य के 5वें लक्ष्य के अंतर्गत आता है। इसमें इसको जेंडर समानता को बढ़ावा देने के संदर्भ में आता है। तो ये सतत विकास लक्ष्य में भी इसका एक फैक्टर आता है। और तीसरा आता है कि सतत विकास लक्ष्यों में स्थानीयकरण की थीम 9 का जो उद्देश्य है वीमेन फ्रेंडली विलेज यानी कि महिलाओं के अनुकूल गांव के विकास पर ध्यान देना है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और उनका आर्थिक परिवेश विकास आदि सुनिश्चित करना भी शामिल होता है, इसके अंतर्गत आता है। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी के बारे में भारत में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारत ने इसे स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में इसे लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों को एक साथ लाना, ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देना तथा महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रों के निवेश को आकर्षित करना होता है। यह पहल G20 नेताओं की घोषणा में की गई प्रतिबद्धताओं और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत के लिए समर्पण पर आधारित है और इसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता प्रदान कर रहा है। इसका संचालन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सेंटर फॉर वीमेन लीडरशिप द्वारा किया जा रहा है और यह एक नेटवर्क भागीदार होता है जहां पर इन्वेस्ट इंडिया इसका संस्थागत भागीदार होगा, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम को हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसमें प्रतिभागियों की नेतृत्व क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला एक आवासीय कार्यक्रम है, जिसमें प्रत्येक बैच के लिए 20 छात्रों जिसमें 10 लड़के और लड़कियों का चयन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को बड़नगर गुजरात में 1888 में स्थापित बर्नाकुलर स्कूल में शुरू किया गया था और IIT गांधीनगर ने इस कार्यक्रम के पाठ्यक्रम को मूल आधारित 9 थीम पर तैयार किया था और इसका उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मूर्त रूप देना तथा विविधता की एकता को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट आता है कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के बारे में कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एदाते आयोग की रिपोर्ट की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यकता पर बल दिया। एदाते आयोग को राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग भी कहा जाता है, जिसका गठन 2014 में भीखू रामजी एदाते की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। पहला तो आता है विमुक्त घुमंतु या अर्ध घुमंतु जनजातियों की राज्यवार सूची तैयार करना, DNT की पहचान करना, उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं किया गया और ऐसे समुदायों के कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करना होता है। DNT के बारे में देखा जाए तो DNT एक औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन ने इन समुदायों पर आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत अपराधी के रूप में अधिसूचित किया है और इस कानून का उद्देश्य भविष्य में इन समुदायों को आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होने से रोकना होता है, जो कि औपनिवेशिक शासन द्वारा बाद में बनाए गए अन्य कानूनों के जरिए इन समुदायों को उनके पारंपरिक पेशों और अधिवासों में विस्थापित कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1952 से 1871 के कानून को निरस्त कर दिया और इस समुदाय को DNT घोषित कर दिया था। चलिए तो जानते हैं एदाते आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत पहला आता है जिसमें विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु के लिए एक वैधानिक दर्जा के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना करना, विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंती जनजातियों की अधिक आबादी वाले राज्यों में उनके कल्याण के लिए एक अलग विभाग स्थापित करना, DNT मतलब कि घुमंतु परिवारों की विस्तृत सर्वेक्षण करना, जिसके अंतर्गत अनुमानित जनसंख्या और उनकी आबादी की सघनता का पता लगाया जा सके, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में तीसरी अनुसूची को शामिल करके इन्हें कानूनी तथा संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। SC या ST या OBC सूची में शामिल नहीं करने पर DNT यानी कि विमुक्त जनजातियों को OBC के रूप में सूचीबद्ध करना है, इसके अंतर्गत आता है। अब विमुक्त जनजातियों जिनमें विमुक्त घुमंती और अर्ध घुमंतु जनजाति आती है, उनके समक्ष क्या चुनौतियां पैदा हो रही हैं उसके संदर्भ में जानते हैं। पहली चुनौती आती है कि इन समुदायों के लिए कोई केंद्रीय सूची में नहीं बनाई गई है। इसके अलावा इसे संविधान के तहत एक अलग समूह में के रूप में मान्यता भी नहीं दी गई है और ये जो जनजाति हैं सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ इनको नहीं मिलता और इस समुदाय की अधिकतर आबादी अशिक्षित है। इन्हें पेयजल, आवास, स्वास्थ्य देखभाल जैसे बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। जब कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो यह चुनौती के रूप में खड़ी हो रही है।
फिर आता है कल्याणकारी पहलों के संदर्भ में देखा जाए तो डीएनटी के लिए विकास और कल्याण बोर्ड थी, जिसकी स्थापना 2021 में 3 वर्षों के लिए की गई थी। बाद में इस अवधि को जो बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और डीएनटी के आर्थिक सशक्तिकरण की योजना को देखा जाए तो इसका उद्देश्य डीएनटी को शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है और आजीविका के आवास उपलब्ध कराना है, इसके संदर्भ में आता है। तो ये आपके सोशल इशू के संदर्भ में कुछ टॉपिक थे। अब नेक्स्ट क्लास में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।